हेलो, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड लेक्चर को। आज हम इस सेक्शन में किंगडम मोनाडा के बारे में जानेंगे। इसको किस किस क्लासिफिकेशन से बांटा गया है, उसका क्या क्या फीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम मोनाडा। किंगडम मोनाडा को दो फाइलम में डिवाइड किया गया। पहला है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यूबैक्टीरिया। जो आर्कीबैक्टीरिया है उसको हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथानोजेंस में डिवाइड किया। जो बैक्टीरिया है उसको फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक और माइक्रोप्लाज्मा में डिवाइड किया गया है। जो हेलोफाइल्स है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं। जो थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया है वो हॉट स्प्रिंग वाले एरिया में। हॉट स्प्रिंग वाले एरिया का कहने का मतलब जहाँ पर वॉल्केनो होता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, उसी के आसपास के इलाके में छोटे छोटे पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर जो गर्म पानी का झरना कह सकते हैं वो आता है। तो क्या कहते हैं उसको हॉट स्प्रिंग। अब मिथानोजेंस को देखते हैं। मिथानोजेंस में मार्शी एरिया में रहते बैक्टीरिया से जो फोटोसिन। तो दूसरा है न्यू बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देते हैं। और ये जो है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये दोनों हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि सेप पे बेस है, जिसके अंदर कॉकस, बैसिलियम, सीरिलम और वेब्रियम। कॉकस ऐसा बैक्टीरिया होता है जो राउंड शेप का होता है, राउंड शेप। बैसिलम बैक्टीरिया ऐसा है जो रॉड शेप में आता है, रॉड शेप में आता है। स्पिरिलम बैक्टीरिया वो होता है जो स्पाइरल शेप में आता है, स्पाइरल शेप। विब्रियम कॉमन लाइक बैक्टीरिया इज कॉल्ड विब्रियम। तो ये तो बात हो गया इसके क्लासिफिकेशन का कि किस तरह से इसको बांटा गया है। एक तो शेप पर है और ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पर बांटा गया है। आर्की बैक्टीरिया और इन बैक्टीरिया को किस बेसिस पे बांटा गया है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। किंगडम मोनाडा का कुछ पार्ट्स को हम सब देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है अपनी नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है बैक्टीरिया है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि कहलाता है कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के पास होता है। जैसे कि फोटोसिंथेटिक हो गया, केमोसिंथेटिक हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गया, हेटरोट्रॉफिक हो गया। कुछ और है जैसे कि सर्टोफिटिक हो गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होता है। और एक और है पैरासिट, ऐसे बैक्टीरिया जो होस्ट बन के दूसरे के बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर हैज वेरी सिंपल बट दे हैव कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है बट उसका कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्वेल्थ में, नीट के ट्वेल्थ में आ चुका है ये। दे आर लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ऐसा हैबिटेट जहाँ पर ह्यूमन का जाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि डेप्थ ऑफ ओशियन, ओशियन के बहुत नीचे ये सब पाए जाते हैं। हाई माउंटेन्स पे जहाँ पर इंसानों का जाना बहुत मुश्किल है। हाई माउंटेन्स, डेजर्ट एरिया एंड
ये सब जो है एक्सट्रीम हैबिटेट यहाँ पर ह्यूमन का जाना मुश्किल है, बट ये बैक्टीरिया हर एक जगह लिव करते हैं। और एक और वर्ड यहाँ पर रह गया था, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है वो हर एक जगह पाए जाते हैं। जैसे कि बोर्ड हो गया, यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, अपने हाथों को देखेंगे तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो कि अपने आंखों से नहीं दिख सकता, माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे कि मिल्क से कट बना, उसमें कौन सा बैक्टीरिया आता है, लैक्टोबैसिलस। और एक हार्मफुल बैक्टीरिया ऐसा हो गया जैसे कि टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफोइड, वो सब क्या करता है, टाइफाइड फैलाता है। और कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए बेनिफिट है। तो आगे देखते हैं आर्किबैक्टीरिया के बारे में। तो इसको रब कर दिया जाए। तो चलिए आर्किबैक्टीरिया को देख लेते हैं। आर्किबैक्टीरिया, they have special cell wall structure, and this is the reason for helpful in the living of bacteria and extreme environment. आर्किबैक्टीरिया के पास एक अलग तरह का सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण वो एक्सट्रीम कंडीशन और इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेलोफाइल्स को। लास्ट पेज में हमने बता दिया था हेलोफाइल्स कहाँ रहते हैं। हेलोफाइल्स आर लिव इन salty areas like deserts, thermoacidophils. They are lives in where hot spring areas. Hot spring area means गर्म पानी का झरना। और लास्ट हो गया मिथानियंस। They are lives in marshy area. Marshy area ऐसा एरिया जहाँ पर 70% वाटर हो और 30% सॉइल। दलदली एरिया, जैसे कि आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर लिव इन मार्शी एरियाज। वहाँ पर एक मार्शी एरिया जहाँ पर दलदली एरिया होता है, पानी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है और सॉइल बहुत। तो एक छोटे से पॉइंट को समझ लेते हैं जो अपने नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं। They are also present in the gut of ruminant animals like cow, goat, buffalo, etc., where their blood contains a large amount of methane gas, and they use commercially as a gobar gas. तो ये ruminants एनिमल क्या होता है? ruminants एनिमल वैसा एनिमल्स होता है जिसके पास rumen पाया जाता है। जैसे छोटा सा हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम काऊ का। काऊ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद माउथ में आता है फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप के बाद आता है ओमैशन। ओमैशन के बाद आता है ल्यूमेन। ये ल्यूमेन वही जगह है जहाँ पर आर्किबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आर्किबैक्टीरिया कौन सा, मिथानोजेंस। और ह्यूमन के बाद आता है एबोमेथाइन। के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन। एंड they open in the bare anus। तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट था, बस समझाने के लिए कि ह्यूमन कहाँ पाया जाता है और इसका नाम ह्यूमनेट एनिमल्स क्यों पड़ा। इसका एग्जांपल क्या क्या है, काऊ है, गोट है, बफेलो है। इसका जो डंग होता है जिसको गोबर कहते हैं, उससे हम सब क्या बना सकते हैं, गोबर गैस, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराता है। बहुत सारे विलेज में इसका कमर्शियली यूज हो रहा है। 12th क्लास में हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। बायोगैस प्रोजेक्ट और गोबर गैस प्रोजेक्ट, बायोगैस और गोबर गैस। इसके अंदर क्या ज़्यादा पाया जाता है, मीथेन गैस। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके